जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? कल पढ़ा तो था, नहीं पढ़ा था? यस सर जी, हमको ये समझ में आया था स्वपोषी पोषण और हम्म सजीव पर पोषण। हम्म। और जैव प्रक्रम क्या होता है ये नहीं समझ में आया तुम इसका मतलब तुम देर से आए होगे फिर, और क्या। देखो, हमारा शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। उसमें से कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें लाभदायक पदार्थों का निर्माण होता है, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। तो इन तो क्रियाओं को कहते हैं, यानी कुछ क्रियाओं के अंतर्गत पदार्थों का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, कुछ क्रियाओं के अंतर्गत पदार्थों की टूट फूट होती है। तो ये उपचय और अपचय की क्रियाएं होती रहती हैं। इनको सामान्य रूप से उपापचय की क्रियाएं भी कहा जाता है। उपापचय, मेटाबॉलिज्म, हमारी शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनको हम उपापचय क्रियाएं भी कहते हैं। तो ये क्रियाएं जो होती हैं वो शरीर में लगातार हर समय होती रहती हैं। तो इन क्रियाओं के अंतर्गत जो होता है, कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण होता है, और इन पदार्थों को बनाने के लिए हमें बाहर से भी कुछ पदार्थों की जरूरत पड़ती है। और क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि हमारा शरीर जो है वो मजबूत बना रहे और शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ जो है वो सब मिलते रहें। तो इन सब क्रियाओं के कारण ही क्या होता है, हमारा शरीर जो होता है वो बना रहता है। तो इन सब क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस। जैसे बताया था ना तुमको कल की, एक मकान बनाते हैं तो खाली मकान बना के उसमें रहने लगे इतने से काम नहीं चल जाता है। उसके बाद में उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम रोज लगा रहता है। कहीं पानी लीक कर रहा है, कहीं नल की टोटी खराब हो गई है, कहीं दरवाजा दीमक लग गई है, कहीं कुछ हो गया, कहीं छत से पानी टपक रहा है, कुछ ना कुछ लगा रहता है हर समय। तो उसको हम लगातार ठीक कराते रहते हैं ना। तो ऐसे ही शरीर में भी कुछ ना कुछ हर समय होता रहता है। कुछ ना कुछ शरीर में टूट फूट ऊतकों की मरम्मत होती रहती है। कहीं घाव हो जाता है तो दवा खानी पड़ती है, दवा करनी, नई नई कोशिकाएं बनानी पड़ती हैं। शरीर की वृद्धि करनी है तो उसके लिए नई नई कोशिकाएं बनानी है। जो पुरानी कोशिकाएं हो गई, जो काम की नहीं रह गई, उनको खत्म भी करना है, कुछ नए पदार्थों का निर्माण करना है। तो इस तरह से शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। सब क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं जैव प्रक्रम। यानी वे सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर के अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करती हैं, उनको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। वो होता है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये 4 प्रकार के क्रियाएं ऐसी हैं जो शरीर का मेंटेनेंस करने में सहायता करती हैं, या मनुष्य शरीर का मेंटेनेंस करती हैं। इसके अलावा और भी कई क्रिया होती हैं, लेकिन वो क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि उनके ना होने पर या होने पर या ना होने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे शरीर, हमारा जीवन प्रभावित नहीं होगा उससे, हमारे जीवन पर नहीं बन जाएगी बात कोई। जैसे वृद्धि ना हो, अगर तुम बड़े ना हो, तुम्हारी लंबाई ना बढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोगों की लंबाई नहीं बढ़ती है। ऐसा समझ कि अगर तुम्हारी लंबाई ना बढ़े तो तुम मर जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं, होगा सर? नहीं। अगर तुम गति ना करो तो तुम मर जाओगे, ऐसा होगा नहीं ना। चलो फिर वो बैठे रहो एक जगह, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके ना होने पर हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखते हैं, जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, हमको जीवित रखने के लिए अत्यावश्यक होती हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो ये हैं पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो इसके अंतर्गत पहले पोषण पढ़ा था तुमने। तो पोषण में क्या होता है कि हमको विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? ऊर्जा की आवश्यकता होती है या नहीं? यस सर। तो हमको विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमको कहां से मिलती है? सर भोजन से। भोजन से मिलती है। और भोजन में हम क्या खाते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ही ग्रहण करते हैं। भोजन से हमें क्या मिलता है? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ऊतकों की टूट फूट मरम्मत के लिए, हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है पोषण की। यानी शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को बाह्य वातावरण से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं पोषण। और ये कोई एक क्रिया नहीं होती है, बल्कि कई छोटी छोटी क्रियाओं का एक मिश्रित रूप होती है।
ये जो क्रिया होती है पोषण की, वो कोई एक ही क्रिया नहीं कि पोषण एक क्रिया है। पोषण पूरी एक प्रोसेस है, पूरा एक प्रक्रम है, जिसके अंतर्गत कई छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, कई चरणों में होता है, और तब जाकर के पोषक पदार्थ जो होते हैं वो कोशिकाओं तक पहुंच पाते हैं। तो पोषण जो होता है वो कई क्रियाओं का मिश्रित क्रियाएं होती हैं, कई क्रियाओं का मिश्रण होता है, तब जाकर के कहीं। और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसको चबाते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, पाचन करने के बाद फिर उसका अवशोषण करते हैं उसमें से, फिर उसको पूरे शरीर के सभी भागों तक परिवहन करते हैं, फिर उसके बाद वो कोशिकाओं तक पहुंचता है, तब कोशिकाएं उसको ग्रहण करती हैं। तो ये कई प्रकार की क्रियाएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस सभी क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं पोषण की क्रियाएं। ठीक, तो पोषण की क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि मुख्य रूप से यही है कि विभिन्न प्रकार के आवश्यक पोषक पदार्थों को बाह्य वातावरण से शरीर के भीतर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, जिससे कि कोशिकाएं सब शरीर के विभिन्न कार्यों को भली भांति कर सकें। तो ये पोषण जो होता है दो प्रकार का होता है, तुमने पढ़ा था कल। पोषण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। आयुष, स्वपोषण क्या होता है बताओ? जो जीवे कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों द्वारा अपना भोजन स्वयं करते हैं। ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कुछ जीव जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऐसे जीवों को हम कहते हैं स्वपोषी। और इस प्रकार की पोषण क्रिया को हम कहते हैं स्वपोषण। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी, और इस क्रिया को हम कहते हैं स्वपोषण। ठीक, और ये काम सिर्फ हरे पौधे और कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा ही हो सकता है। यही जीव कर पाते हैं। हरे पौधे और कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु ही स्वपोषी होते हैं, यानी इन्हीं में स्वपोषण हो सकता है। बाकी जितने भी जीव है पृथ्वी पर वो सभी जीवों में परपोषण होता है, यानी वे सभी जीव परपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों से ही प्राप्त करते हैं, या दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन का ही इस्तेमाल करते हैं। हम भी उसी में शामिल हैं। हम लोग भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। हम लोग भी भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से, जानवरों से। जो कुछ भी हम पदार्थ खाते पीते हैं वो सब हमको कहां से प्राप्त होते हैं? पौधों से मिलते हैं या जंतुओं से मिलते हैं? तो विभिन्न जंतुओं से या पौधों से ही हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। हरे पौधे भोजन कैसे बना लेते हैं? वो विभिन्न प्रकार कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, उसके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ होता है जिसके द्वारा वो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बना सकते हैं। तो इसीलिए हरे पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक, तो स्वपोषण भी दो प्रकार का हो गया। एक हो गया प्रकाश संश्लेषण, ये तुम कल पढ़ चुके हो। स्वपोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषण, या जिसको कि हम अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? रसायन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है वो केवल हरे पौधे कर पाते हैं। हरे पौधे यानी जो पौधे हरे रंग के होते हैं या जिनमें क्लोरोफिल होता है। और रसायन संश्लेषण में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु, सभी प्रकार के जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु। वो कुछ जीवाणु कौन कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास हैं और सल्फर बैक्टीरिया है। हाँ,
तो ये जीवाणु जो होते हैं वो रासायनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना स्वयं भोजन उत्पन्न कर सकते हैं और इस प्रकार से ये भी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्वपोषण। स्व का मतलब हो गया स्वयं, पोषण मतलब पोषण होने वाला। ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं, और स्वयं करने का मतलब है कि वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। तो इतना तुमने पढ़ लिया था। अब आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो केवल हरे पौधों में होती है। ठीक, और इस क्रिया के लिए 4 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 H2O यानी पानी, नंबर 3 सूर्य का प्रकाश, और नंबर 4 पर्णहरित या क्लोरोफिल। ये 4 चीजें जब होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। इनमें से कोई एक चीज भी अगर नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसका रासायनिक समीकरण क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये चीज क्या है? ग्लूकोज है। ठीक, तो इस क्रिया को करने के लिए पेड़ पौधों को इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। और ये 4 चीजें पौधों को कहां से मिलती हैं? CO2 उनको वायु से मिल जाती है। ठीक, पानी उनको जमीन से जड़ों द्वारा मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है चारों तरफ, और क्लोरोफिल उनके पास पत्तियों में या उनके हरे भागों में पाया जाता है। तो ये चारों प्रकार की चीजें जहां होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होगी, नहीं तो नहीं संभव होगी। ठीक, तो CO2 जो होती है वो बाह्य वातावरण से यानी हवा से पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। अंग्रेजी में कहते हैं स्टोमेटा, हिंदी में कहते हैं रंध्र। रंध्र माने छिद्र। पत्तियों की सतह पर, ऊपरी और निचली सतह पर छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। तो इन रंध्रों से होकर के ही विभिन्न प्रकार की गैसें पौधों के शरीर में जाती हैं और बाहर निकलती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही पौधों के शरीर के भीतर या कोशिकाओं तक पहुंचती है। और बदले में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, इस क्रिया में ऑक्सीजन भी तो बनती है, तो ये ऑक्सीजन भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही बाहर निकलती है। तो रंध्र ही ऐसा छिद्र होते हैं जो विभिन्न प्रकार की गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। आदान प्रदान मतलब आना जाना, गैसों के आने जाने में। तो दिन के समय जो रंध्र होते हैं ये खुले रहते हैं। सामान्य रूप से सभी पौधों में, कुछ विशेष प्रकार के पौधों को छोड़ दें तो दिन के समय जो होते हैं वो रंध्र खुले रहते हैं, और रात के समय जो होते हैं वो रंध्र बंद रहते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्योंकि दिन में होता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, इसीलिए दिन में रंध्र खुले रहते हैं और रात में रंध्र बंद हो जाते हैं। बंद होने का मतलब इतना ज्यादा एकदम नहीं बंद हो जाते हैं, लेकिन हल्के से खुले रहते हैं, जिससे कि क्योंकि रात में भी श्वसन क्रिया तो होती ही रहती है, और श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना रात में भी थोड़ा बहुत चलना चाहिए, नहीं तो कोई पौधा जीवित ही नहीं रह सकता। तो रंध्र जो होते हैं वो रात में लगभग बंद हो जाते हैं, हल्के से खुले रहते हैं बस, कि जिससे कि ऑक्सीजन अंदर जा सके, जिससे कि श्वसन क्रिया चलती रहे। कुछ विशेष पौधे ऐसे होते हैं जो मरुद्भिद पौधे, मरुद्भिद यानी जो रेगिस्तान में उगते हैं, जो पौधे रेगिस्तानी भागों में पाए जाते हैं जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, तो ऐसे स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। मरुद्भिद, मरु माने होता है
रेगिस्तान, मरुस्थल, मरुस्थल शब्द सुना है सोशल साइंस में? तो मरुस्थल से बना मरु, मरु मतलब रेगिस्तान, उद्भिद माने पौधे, तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को हम मरुद्भिद या अंग्रेजी में ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं मरुद्भिद या ज़ीरोफाइट। ये पौधे जो होते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां पर पानी की कमी होती है, तो इसलिए ये क्या करते हैं कि दिन के समय रंध्रों को बंद रखते हैं। सामान्य रूप से सभी पौधों में रंध्र जो होते हैं वो दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद होते हैं, लेकिन क्योंकि रंध्रों से जलवाष्प भी बहुत अधिक मात्रा में निकल जाती है, पानी भी अधिक मात्रा में निकल जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आगे पढ़ोगे भी, तो रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है, तो पानी का नुकसान भी होता है, शरीर से पानी भी निकलता है बाहर। तो पानी को बचाने के लिए जो रेगिस्तानी इलाकों के पौधे होते हैं, इसलिए इन रंध्रों को बंद रखते हैं। ठीक, तो रंध्रों को बंद रखने के कारण फिर प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी? तो इसलिए रंध्र इनके क्या होते हैं, रात में खुलते हैं। रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके एक विशेष प्रकार का पदार्थ बना करके रख लेते हैं। फिर दिन में जब सूर्य का प्रकाश आता है, तब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उस पदार्थ से ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आधा काम रात में करते हैं और आधा काम दिन में करते हैं। लेकिन जो हरे पौधे, अन्य पौधे होते हैं जो सामान्य जगहों पर उगते हैं, वो सभी अपना प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया जो होती है वो दिन में ही करते हैं, रात में उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। मरुद्भिद पौधों में रात में भी होती है और दिन में भी होती है, कुछ हिस्सा उसका रात में होता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो दिन में होता है। तो रंध्र जो होते हैं यही विभिन्न प्रकार की गैसों और जलवाष्प के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। तो इन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को मिलती है। जड़ें जो होती हैं भूमि से पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, तो पानी जो उनको पौधों को कहां से मिल जाता है, जड़ों से मिल जाता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है दिन के समय में, और क्लोरोफिल पत्तियों के पास होता है। तो इन चारों चीजों का इस्तेमाल करके पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये इस प्रकार से क्लोरोफिल, तो ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है। ये भी बताया था कल कि यहां पर कौन सी एक गैस बनती है, इस गैस को कहते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और बदले में हमको कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। देखो दो चीजों के बीच में क्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, लेकिन यहां पर बनने वाली चीजें तीन हैं, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और पानी है। तो ये तीन चीजें बन रही हैं, तो तीनों के बीच में हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो समीकरण रसायन विज्ञान में पढ़ा था, जब उत्पाद में दो या दो से अधिक होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है और ये पानी है। तो इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बनती है जो इन्हीं रंध्रों से बाहर निकल जाती है और वातावरण में फैल जाती है, और इस प्रकार से वो वातावरण को शुद्ध करती है। क्यों? क्योंकि इसी ऑक्सीजन का प्रयोग सभी जीव जो होते हैं वो श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। सभी जीव यानी जंतु भी करते हैं और पौधे भी करते हैं। पौधों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है श्वसन क्रिया के लिए। तो पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं, और हरे पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन भी ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन भी निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं। तो जिस क्रिया में वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उस क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वो क्रिया है श्वसन। और जिस क्रिया के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं वो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो हरे पौधे जो होते हैं दिन के समय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रकार की गैसों का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही प्रकार की गैसें बाहर भी निकालते हैं। रात के समय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और केवल श्वसन की क्रिया होती है। तो रात के समय जो होता है वो पौधे केवल ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है नहीं, पेड़ों के नीचे रात को सोने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ों के नीचे सोगे तो तुम भी ऑक्सीजन ग्रहण करोगे और कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे। जो पेड़ है वो भी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। तो
पेड़ के नीचे की जो हवा होगी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बड़ी होगी। इस कारण से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब लेकिन ऐसे आदमी से कहा जाए कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना है तो मानेगा नहीं, तो इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों पर भूत रहते हैं, चुड़ैल रहती है, जिससे कि वो डर के मारे पेड़ों के नीचे सोने के लिए न जाए। समझ में आया? तो भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते हैं। वो बात यही है कि उसके नीचे, पेड़ों के नीचे अगर हम रात में सोएंगे तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है वो बात, इसलिए मना किया जाता है। उसका वैज्ञानिक तथ्य यही है कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। बाकी अन्य तथ्य तो अलग हैं कि भूत प्रेत पाए जाते हैं, ये होते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो इन 4 प्रकार के पदार्थों की उपस्थिति में ही होती है। अगर इनमें से किसी एक पदार्थ की भी कमी हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। ठीक। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है वास्तव में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यूं तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन तुमको बताने के लिए अभी सिर्फ बहुत शॉर्ट में 3 हिस्सों में बांट दी गई है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है, देखो CO2 और पानी 2 चीजें हैं, इन्हीं दोनों के बीच में क्रिया होनी है। यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी ऑक्सीजन है, दोनों जगह ऑक्सीजन है, और इस क्रिया के बाद अंत में बनती भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस इसमें उत्पन्न होती है। तो ये ऑक्सीजन कहां से आती है? CO2 के टूटने से आती है या जल के टूटने से आती है? तो इसका जब प्रयोग करके देखा गया तो ये पता चला कि ये जो ऑक्सीजन बनती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ये जल के अणुओं के टूटने से बनती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के टूटने से। क्योंकि कार्बन, ऑक्सीजन इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये जो ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है वो कहां से उत्पन्न हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से हो रही है या जल के टूटने से? तो जब विभिन्न प्रयोग करके देखा गया तो ये पता चला कि ये जो ऑक्सीजन पैदा होती है वो पानी के अणुओं के टूटने के कारण होती है। तो इस क्रिया में क्या होता है? यानी पानी का अणु टूटता है, H2O जो होता है वो H2 और O2 में टूट जाता है। ठीक, H2 और O2 में टूट जाता है, यानी H2O से ऑक्सीजन जो होती है वो अलग हो जाती है। तो जिस क्रिया से ऑक्सीजन अलग होती है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, उपचयन कहलाता है। लेकिन ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहां से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी इस पानी का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। फिर ये हाइड्रोजन जो बचती है, ये हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपचयन हो जाता है। तो ये एक प्रकार से जो होती है वो ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया होती है। तो और इसमें देखो CO2 में C है और O है, H नहीं है। जो H2 होगा ये जाकर के इससे जुड़ जाता है तो बन जाता है C6H12O6। तो CHO 3 चीजें हो जाती हैं इसमें। तो ये यानी इसके भीतर हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाती है तो ये बन जाता है ग्लूकोज। तो इसलिए ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन की क्रिया कहलाएगी। तो इस क्रिया में क्लोरोफिल क्या काम करता है? क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करता है, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। सूर्य जो, तो क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। पहला चरण ये है। दूसरा चरण ये है कि प्रकाश ऊर्जा को, जो प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल ने इकट्ठी की है, इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, बदला जाता है। यानी जो प्रकाश ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा को, जिस ऊर्जा को क्लोरोफिल ने अवशोषित किया है, इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? कि जल के अणुओं को तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनती है। फिर बाद में हाइड्रोजन जो होती है वो तीसरा चरण क्या होता है? हाइड्रोजन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का
अपचयन करती है। CO2 के द्वारा, नहीं, हाइड्रोजन के द्वारा, H2 के द्वारा CO2 का अपचयन होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। यह भोज्य पदार्थ बनता है, इसी को कहते हैं, यही पौधों के द्वारा बनाया जाने वाला भोज्य पदार्थ होता है जो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है। या इसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो, क्योंकि कई तरह से इसको बाद में ग्लूकोज के कई अणु मिलकर के और जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, सरलतम कार्बोहाइड्रेट यही होता है। फिर इसी से अन्य प्रकार के, विभिन्न प्रकार के और प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं इन्हीं अणुओं को इस्तेमाल करके। तो ये मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कौन कौन से? पहला चरण क्या है? क्लोरोफिल द्वारा। क्लोरोफिल क्या काम करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को, तुम्हारे नोट्स में सब लिखा है, क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। फिर क्या किया जाता है? इस प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी इस क्रिया में क्या होता है? इस रासायनिक क्रिया में पानी के अणु को तोड़ा जाता है H2 और O2 में। तो ये प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जल के अणुओं का अपघटन किया जाता है। फिर उसके पश्चात तीसरी क्रिया क्या होती है कि जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है वातावरण में, और जो हाइड्रोजन बचती है वो हाइड्रोजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है और फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये 3 चरणों में ये क्रिया संपन्न होती है। लेकिन जितनी आसान ये क्रिया दिख रही है इतनी है नहीं, ये क्रिया अत्यंत ही जटिल है। हर क्रिया में कई कई चरण होते हैं और बड़ी मेहनत लगती है। ठीक, तो ये अभी तुम्हारे लेवल पे, हाई स्कूल पे, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाना है, सिर्फ इतने सामान्य रूप से तुमको इतना बता दिया जाना है कि इन 3 चरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब रंध्र क्या होते हैं? रंध्र की संरचना कैसी होती है? इतना समझ में आया है? यस सर, यस सर। कहां पर समझ में नहीं आया किसी को? अभी बता दो। मरुदभिद सर जी, रात मरुदभिद वाली बात नहीं समझ में आई। हाँ, मरुदभिद मतलब होता है ऐसे पौधे जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। मरु माने रेगिस्तान, उद्भिद माने पौधे। रेगिस्तानी इलाकों में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको मरुदभिद कहते हैं, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वो ऐसे स्थानों पर उग रहे हैं जहां पर पानी की कमी है। और तो ये क्या करते हैं? दिन में अपने रंध्रों को बंद रखते हैं। क्यों बंद रखते हैं? क्योंकि अगर रंध्र खुले रहेंगे तो पानी जो होगा वो वाष्प के रूप में इनके शरीर से बाहर निकल जाएगा, और पानी की है इनके पास कमी, तो इनको तो पानी बचाना पड़ता है, अपने शरीर के भीतर सुरक्षित रखना है, पानी को बचाना है। तो उसको बचाने के लिए एक उपाय ये करते हैं कि ये पौधे जो होते हैं दिन में अपने रंध्रों को बंद रखते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी ज्यादा होती है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, तो पानी ज्यादा तेजी से वाष्पीकरण होगा पानी का। तो इसलिए ये दिन में अपने रंध्रों को बंद रखते हैं, जिससे कि पानी का नुकसान जो है वो बहुत कम से कम हो। तो जब रंध्र बंद रहेंगे दिन में तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण की जाएगी, प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तो इसके लिए ये क्या करते हैं? एक विशेष क्रिया अपनाते हैं कि ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके एक पदार्थ बना करके रख लेते हैं अपने पास। एक विशेष प्रकार का मध्यस्थ उत्पाद, एक मध्यस्थ उत्पाद होता है, उसको मैलेट कहते हैं। तो वो मैलेट बना करके रख लेते हैं, मैलिक एसिड या मैलेट बना करके रख लेते हैं, और फिर दिन में सूर्य के प्रकाश में इसी का अपचयन करके फिर वो ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। यानी आधा काम वो रात में कर लेते हैं और फिर बचा कुचा काम जो होता है वो दिन में कर लेते हैं। तो इसलिए इनका भी काम चलता रहता है इस प्रकार से। तो मरुद्भिद पौधे जो होते हैं वो इस प्रकार से अपनी तो अब आता है रंध्र। रंध्र की बनावट कैसी होती है? तो रंध्र क्या होते हैं? ये पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये हमें अपनी आंखों से देखना चाहेंगे पत्ती में नहीं दिखाई देंगे। ये छिद्र जो होंगे सिर्फ माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही ठीक से दिखाई देते हैं, और ये सामान्य रूप से पत्ती की निचली सतह पर ज्यादा होते हैं और ऊपरी सतह पर बहुत कम होते हैं या नहीं पाए जाते हैं। और ये अब तुमको बता ही चुके हैं कि दिन के समय खुले रहते हैं और रात के समय बंद रहते हैं। तो ये खुलते और बंद होते कैसे हैं? इनकी रचना कैसी होती है? देखो, जैसे संतरे की फांकें होती हैं इस तरीके से, या सेम का बीज समझ लो।
ऐसे करके इसकी 2 कोशिकाएं होती हैं और इन दोनों कोशिकाओं को हम कहते हैं रक्षक कोशिकाएं। या अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड सेल, क्योंकि ये गार्ड करती हैं, गार्ड सेल, रक्षक कोशिका। इन कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है और बाकी फिर जीव द्रव्य पाया जाता है और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। थोड़ा मोटे मोटे कण बना दो तो ये क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल, इन्हीं के भीतर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, और इसके साथ में बाहर और त्वचा की अन्य कोशिकाएं होती हैं बहुत सारी, इनको कहते हैं त्वचा की कोशिकाएं, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं। ऐसे करके तो ये एक छिद्र हुआ। इस छिद्र की खासियत ये होती है कि इसकी जो भीतर वाली सतह होती है ये थोड़ा मोटी, इसकी दीवार जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है और ये बाहर की तरफ वाली जो दीवार होती है ये पतली होती है। यानी इधर का जो दीवार है वो बहुत पतली होती है दोनों तरफ, और जो छिद्र की तरफ जो दीवार होती है वो थोड़ा मोटी होती है। इसका फायदा यही है कि इसी के कारण ये खुलते और बंद होते हैं। दिन में क्या होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनने के कारण यहाँ पर ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार से चीनी है, समझ लो मीठी चीज है। तो क्या होगा, वो जब भरेगी तो इसका जीव द्रव्य जो होगा वो गाढ़ा हो जाएगा। जब जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, आसपास की कोशिकाओं से पानी इसमें भरने लगेगा। जो इनकी कोशिकाओं में जो पानी होगा वो पानी इन गार्ड सेल के भीतर आ जाएगा, और ये गार्ड सेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, पानी भर जाने के कारण क्या होंगी, फूल जाएंगी। जैसे तुम चना रात में भिगोते हो, पानी में डाल देते हो, सुबह तो क्या होता है, फूल जाता है, नहीं फूल जाता है, और बहुत ज्यादा फूल जाते हैं। कोई चने तो फट भी जाते हैं, फटे फटे भी हो जाते हैं ना, उनका जो छिलका होता है वो फट जाता है। तो कैसे, बाहर से जो, क्योंकि उसके अंदर जो सामान भरा हुआ है, जो पोषक पदार्थ भरे हैं वो गाढ़े हैं, सूखे हुए हैं, बाहर जो पानी होता है वो उनके छिलके से होकर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वो फूल जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी, जब अंदर का जब जीव द्रव्य है ये गाढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, बाहर से जो पानी होता है आसपास की कोशिकाओं का, ये पानी जो होता है वो इन रक्षक कोशिकाओं के भीतर भरने लगता है। जब भरने लगेगा तो क्या होगा कि ये फूलने लगेंगी, और फूलने से क्या होगा, जब ये भीतर की दीवार मोटी होगी तो ये दीवार जो होगी ज्यादा खींच नहीं पाएगी, इस पे खिंचाव ज्यादा नहीं आएगा, और बाहर की दीवार क्या होती है, पतली होती है, तो ये ज्यादा खींच जाएगी चारों तरफ, तो ज्यादा लचीली होगी। तो इस वजह से क्या होगा, ये रंध्र जो होगा वो खुल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दबाव पड़ता है, दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, और ये रंध्र क्या होता है वो खुल जाता है। तो जैसे तुमने देखा होगा, गुब्बारा फुलाने वाले जो होते हैं, जो लंबे लंबे गुब्बारे फुलाते हैं, लौकी जैसे जो गुब्बारे लंबे लंबे होते हैं, वो गुब्बारे कभी सीधे नहीं फूलते हैं, वो हमेशा टेढ़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होता नहीं होता है। वो गुब्बारे ज्यादातर वो ऐसे हो जाते हैं, होते ना फुलाने पर एकदम सीधा गुब्बारा बहुत कम निकलता है कोई। तो वो टेढ़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो उसमें तुम ध्यान से कर देखोगे तो इधर की रबड़ जो होगी वो थोड़ा कुछ ना कुछ मोटी जरूर होगी। जिधर की तरफ की रबड़ मोटी होगी वो फैल नहीं पाएगी, जिधर की तरफ रबड़ पतली होगी वो फैल जाएगी। तो इसी वजह से वो क्या होगा, वो वहीं पर वो मुड़ जाएगा, वहीं से वो मुड़ जाएगा। तो इधर की भी रबड़ अगर फैल जाए तो बराबर से घूमेगा, क्योंकि इधर की रबड़ फैल नहीं पा रही, ज्यादा मोटी हो गई है। इधर की रबड़ पतली है तो वो क्या होता है, वो मुड़ जाता है, तो इसलिए टेढ़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जब इधर की दीवार पतली है, भीतर की दीवार मोटी है, तो जब इसमें पानी भरेगा तो क्या होगा, फूलेगा। ये फूलने पर क्या होगा, ये दीवारों में खिंचाव ज्यादा नहीं आ पाएगा, ये दीवारें ज्यादा खिंच जाएंगी, फैल जाएंगी चारों तरफ। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर ऐसे करके सीधे है तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये जो होगा वो दोनों ऐसे करके खुल जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके खुल जाएंगे। और रात के समय क्या होगा, जब इनसे पानी, रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी तो रात में इनका जो ग्लूकोज होगा वो सब इस्तेमाल हो जाएगा या आसपास की कोशिकाओं में चला जाएगा, जिससे कि ये जीव द्रव्य जो होगा वो पतला हो जाएगा। तो ये पानी जो होगा वो इनसे निकल करके बाहर वापस आसपास की कोशिकाओं में चला जाएगा। ये कोशिकाएं फिर ढीली पड़ जाएंगी। जब कोशिकाएं ढीली पड़ जाएंगी तो क्या होगा, रंध्र जो होगा वो जो ऐसे खुला हुआ था वो फिर बाद में ऐसे बंद हो जाएगा।
और हल्का सा खुला रहेगा, जिससे कि रात में जो श्वसन क्रिया होनी है उसके लिए ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। एकदम नहीं बंद होता है। रात के समय इसकी स्थिति लगभग ऐसी हो जाएगी, समझ लो ऐसी। दिन के समय तो ज्यादा चौड़ा रहेगा और रात के समय जो होगा वो बंद हो जाए। तो ये बंद की स्थिति है और ये खुले होने की स्थिति। जब खुला होगा तो यहाँ पर ये चौड़ाई ज्यादा होगी, तो यहाँ पर रात बंद होगा तो ये चौड़ाई जो होगी वो बहुत कम होगी। तो इस प्रकार से रंध्र जो होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। आई बात समझ में? जो ये कोशिकाएं होती हैं इनकी बनावट कैसी होती है? सेम के बीच के आकार की होती है। इनमें एक केंद्रक पाया जाता है, कुछ जीवद्रव्य पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनकी जो भीतरी दीवार होती है, छिद्रों की तरफ जो दीवार होती है वो मोटी होती है, जो बाहरी दीवार होती है वो पतली होती है। दिन के समय इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के कारण ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज बनने के कारण जीवद्रव्य गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास की कोशिकाओं से पानी इनके भीतर प्रवेश करता है, जिससे कि कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं या फूल जाती हैं। फूल जाने के कारण इस स्थिति को कहते हैं स्फीत या टर्जिड, EURGID, यानी कोशिकाएं जो होती हैं वो स्फीत हो जाती हैं। स्फीत यानी फूल जाती हैं। फूल जाने के कारण क्या होता है कि दबाव पड़ता है इनकी दीवारों पर, जिससे कि भीतरी दीवार जो होती है वो मुड़ जाती है और रंध्र खुल जाता है। इस प्रकार से रंध्र के खुलने की क्रिया होती है। रात्र के समय ग्लूकोज का इस्तेमाल हो जाता है, जिससे कि पानी जो होता है वो आसपास की कोशिकाओं में फिर वापस चला जाता है। कोशिकाएं लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रंध्र जो होते हैं इनकी दीवारों पर दबाव कम हो जाता है और रंध्र जो होता है वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से दिन में रंध्र खुलता है और रात्रि में रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया होती है। समझ में आई? रंध्रों के खुलने बंद होने की क्रिया समझ में आई? यस सर। यस सर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रंध्र किन्हें कहते हैं और रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया का वर्णन करो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से याद करो। रंध्र किस प्रकार से खुलते और बंद होते हैं, उनका चित्र बनाना भी सीखो। जीव विज्ञान में चित्रों का बहुत महत्व है, चित्र बनाना बहुत जरूरी होता है। समझ में आया? तो अब आज इतना ही पढ़ाते हैं, बाकी आगे का टॉपिक अब फिर कल पढ़ाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, और किसी एक को भी अगर हम कम कर दें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इससे संबंधित कुछ प्रयोग किए जाते हैं, तो इन प्रयोगों के बारे में अब हम कल बताएंगे।